एक क्राइम सीन को उसने पूरे 26 सालों तक सिर्फ इसलिए सहेज कर रखा ताकि वो अपनी बीवी के कातिल को ढूंढ सके और उस कातिल को बेनकाब कर सके। इन 26 सालों में उसने उस क्राइम सीन को, जो एक अपार्टमेंट में एक घर, एक फ्लैट जिसमें वो खुद किराए पर रहता था, बीवी के कत्ल के बाद उसने वो फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन इस बात को तय किया कि इस फ्लैट में कोई दूसरा किराएदार ना आए। अब इसके लिए जाहिर है उसे रेंट देना होता। उसी अपार्टमेंट के करीब उसने एक दूसरा घर लिया और अपने 2 साल के बच्चे के साथ उस घर में रहने लगा। लेकिन जिस फ्लैट में उसकी बीवी का कत्ल हुआ था उसे उसने छोड़ा नहीं। ओनर ने कहा कि जब आप दूसरे फ्लैट में जा रहे हो तो इसे खाली कर दो। उसने कहा नहीं, ये फ्लैट मैं ही रखूँगा अपने पास किराए पर, और तब तक रखूँगा जब तक कि मेरी बीवी के कातिल का पता ना चल जाए। साल दर साल गुजर गए। 26 साल तक वो शख्स उस फ्लैट के किराया देता रहा। इस दौरान लगभग 1.25 करोड़ रुपए उसने सिर्फ किराए के तौर पर भरा, एक इंतज़ार, एक उम्मीद में कि एक रोज़ यही किराए का घर, जो एक क्राइम सीन है, वहाँ से कोई ना कोई एक ऐसा सबूत मिलेगा जिससे उसकी बीवी के कत्ल का खुलासा हो जाए। और उसका यकीन गलत नहीं था। 26 साल लगे लेकिन कातिल पकड़ा गया, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उस क्राइम सीन को कभी उसने बदलने नहीं दिया। उस फ्लैट में जब कत्ल हुआ और तब कत्ल के दिन उस कमरे की जो हालत थी, वहाँ जो सामान जैसे रखा हुआ था, उसने एक भी चीज़ नहीं छेड़ी। हाँ, कत्ल के बाद जब पुलिस आई, टीम आई, उन्होंने जो कुछ भी जांच की, देखा, चले गए। लेकिन ना उसने बाद उसके कभी वहाँ सफाई की, न जो सामान, जो टेबल जहाँ, जो चेयर जहाँ, जो बाकी घर के सामान, उसने जस का तस रहने दिया, सिर्फ इसलिए कि क्या पता इन्हीं के ज़रिए वो अपने बीवी के कातिल तक पहुँच जाए। और 26 साल के बाद ऐसा हुआ। ये कहानी जापान की है, और इस कहानी को सुनकर जिसने भी सुना, हर कोई हैरान है। आज जब हमारे देश में हर दूसरे दिन एक खबर आती है कि पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया, सोनम से लेकर मुस्कान जैसी कई कहानियां हैं, उसमें ये कहानी बड़ी एक अजीब सी खुशी देती है कि एक पति वो भी है जो अपनी पत्नी के कातिल के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा रहा है और फ्लैट खाली नहीं कर रहा, क्योंकि उसे सिर्फ ये जानना था कि उसकी बीवी को किसने मारा। कहानी 1999 की है। जापान, सेंट्रल जापान में, बल्कि नागोया एक शहर है। इसी सेंट्रल जापान के नागोया शहर में एक परिवार रहा करता था। इस फैमिली में 3 लोग थे। नमिको तकाबा, उम्र करीब 28 साल, एक हाउसवाइफ। नकीबो तकाबा के पति सातोरू तकाबा, उम्र करीब 30 साल, एक कंपनी में जॉब करते थे। और इन दोनों का एक 2 साल का बेटा। ये दोनों इसी नगोया शहर के एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर लेकर उसमें रहा करते थे। ज़िंदगी बड़ी खुशहाल थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। 13 नवंबर 1999 की बात है, 13 नवंबर 1999, यानी ठीक आज से 27 साल पहले। सातोरू जॉब पर गए हुए थे। घर में उनकी वाइफ नामिका और उनका 2 साल का बेटा अकेला था। शाम को जब सातोरू अपने घर पहुंचते हैं तो चीखें निकल जाती हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही देखते हैं कि एक कमरे में उनकी बीवी की लाश पड़ी है, खून से लथपथ फर्श पर, और बराबर में उनका 2 साल का बेटा है। लेकिन वो ठीक ठाक है, बैठा हुआ है, न कुछ समझ सकता, न बोल सकता। फौरन पुलिस को फ़ोन किया गया, पड़ोसी आए, पुलिस लाश उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि नामिको के गले पर चाकू से हमला किया गया था। अब इस कत्ल का एक 2 साल का बच्चा चश्मदीद, और बच्चा जिंदा, तो इसका मतलब है कि कातिल जो भी था उसे बच्चे से दुश्मनी नहीं थी। घर से बहुत कोई कीमती सामान लूटा भी नहीं गया। तो ये तय था कि एक बदले या फिर जलन में या जेलसी में या किसी और वजह से
हालांकि ये भी था कि शायद कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, उसकी वजह से कत्ल हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न जिस्म पर ऐसे कोई ज़ख्म के निशान मिले और ना ही ज़बरदस्ती करने के कोई सबूत। अब पुलिस तफ्तीश में लग गई। एक अपार्टमेंट के अंदर एक फ्लैट में एक 28 साल की लेडी का कत्ल हुआ। जापान में इस तरह के क्राइम बड़े कम होते हैं, तो लोग हैरान थे, पुलिस पर दबाव था। अब पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है, क्राइम सीन की जांच होती है। क्राइम सीन की जांच करने के बाद ताला लगा दिया जाता है। क्राइम सीन अभी पुलिस के कब्जे में है शुरुआती कुछ दिनों तक। इस दौरान में सातोरू तकाबा उसी फ्लैट के बराबर में एक दूसरे फ्लैट में किराए पर चला जाता है अपने 2 साल के बेटे को लेकर। अब मीडिया में भी ये खबर है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई, वक्त बीत रहा है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। हाँ, शुरुआती तफ्तीश, फॉरेंसिक और बाकी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी उससे 2 चीज़ें सामने आई। एक ये कि जिस तरह से चाकू से गले पे वार किया गया था, तो कातिल जो है वो बहुत कोई मजबूत इंसान नहीं था। और दूसरा, जो वहाँ से पैरों के और जूतों के कुछ निशान मिले, उन जूतों के निशान से पता चला कि ये जूते किसी मेल के नहीं बल्कि फीमेल के। करीब 5 से 5.5 नंबर होगा जूते का। तो निशान ये बता रहे हैं कि ये काम किसी महिला का है। और चाकू से जिस तरीके से वार किया गया, उससे भी ये था कि किसी नाजुक हाथ ने ही ये काम किया। तो अब एक महिला कातिल है, पुलिस तलाश कर रही है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। सातोरू तकाबा लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बीवी का कत्ल किसने किया, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। करीब महीना बीता, पुलिस की पूरी तफ्तीश पूरी हुई। अब उन्होंने क्राइम सीन यानी कि उस फ्लैट को कह दिया कि हमने तो सारी जांच कर ली है, अब ये रही चाबी, आप वापस जा सकते हैं। चूंकि महीना बीत गया, कातिल का सुराग नहीं, तब साकुरू ने तय किया कि चाबी लेने के बाद कि वो इस फ्लैट में नहीं जाएगा, ताकि उसकी वजह से उस फ्लैट के अंदर जो भी सबूत हैं, निशान हैं, वो ख़राब ना हो जाए। उसने उस फ्लैट के ओनर से बात की और उसने कहा कि जब तक मेरी बीवी का कातिल नहीं मिल जाता, इस फ्लैट को मैं अपने पास रहूँगा नहीं, लेकिन आपको किराया दूंगा। ओनर को भी लगा कि ठीक है। फिर ये भी होता कि अमूमन जिस फ्लैट में इस तरह के कत्ल होते हैं, जल्दी कोई आकर रहना नहीं चाहता। अब सातोरू ने उस फ्लैट को भी अपने पास रखा और उसी अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर दूसरे फ्लैट में रहने लगा। और उसने उस घर की कोई भी चीज़ को छेड़ा नहीं। जो फर्श पर ब्लड थे उसे भी साफ नहीं किया। हर चीज़ जो जैसे जहाँ 13 नवंबर 1999 को जब यह कत्ल हुआ, क्राइम सीन की एक एक चीज़ अपनी जगह पर थी। क्योंकि सातोरू को पता था कि अगर पुलिस आज या कल नाकाम रही तो कभी ना कभी ऐसा एक दिन आएगा जब क्या पता टेक्नोलॉजी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, डीएनए टाइप की चीज़ होगी, जब ज़्यादा होगी तो उसकी बीवी का कातिल मिल जाएगा। भाई इसी यकीन के साथ वो किराया भरता रहा, पुलिस कोशिश करती रही, कातिल मिला नहीं। अलग अलग दौर में 1999 के बाद से अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग अफसर आए। करीब 1 लाख पुलिस वालों ने पिछले 25 सालों में, बल्कि 26 हो गए, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, 1999 में ये मर्डर हुआ था। 1 लाख पुलिस वालों ने इस केस पर काम किया अलग अलग सालों में। 5000 लोग सस्पेक्ट की लिस्ट में आए जिन पर शक था। उन सभी से पूछताछ की गई, उनमें से तमाम लोगों के डीएनए भी लिए गए। लेकिन 1999 या 2000, अर्ली 2000 में ये वो दौर था जब डीएनए और फॉरेंसिक आम नहीं थे। तो तब पुलिस अपने मुखबिर पर, फिंगरप्रिंट्स पर, ब्लड ग्रुप पर, इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट थी। उस कमरे से जो ब्लड मिला था, जो ब्लड के निशान मिले थे, उनमें एक तो नामिको तकाबा से मिल गया, उन्हीं का ब्लड था। पर उस कमरे में एक जगह पर ब्लड के कुछ और निशान मिले। वो ब्लड मरने वाली का नहीं था। इसका मतलब है कि वो ब्लड कातिल का था और कत्ल करते वक्त शायद कातिल के हाथ में भी चाकू से चोट लगी और खून बहरा, और वो खून शायद उसी फर्श पर गिरा। तो उस ब्लड को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो बी ग्रुप का ब्लड है। तो पुलिस के पास सिर्फ इतनी जानकारी है कि कातिल कोई महिला है, क्योंकि शूज़ के निशान महिला वाले थे, और जो ब्लड के निशान मिले मकतूल के अलावा जिनका कत्ल हुआ
वो बी ग्रुप वाले, यानी कि कातिल का ग्रुप जो है ब्लड का वो बी है। इसके आगे जानकारी नहीं। सीसीटीवी कैमरा और ये सब 1999 में इतना आम था नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। 1 लाख पुलिस वालों ने इन सालों में इस केस पे काम किया। 5000 से ज़्यादा लोग शक के घेरे में आए। साल दर साल बीतता गया, कातिल का सुराग नहीं मिला। जब खुद सातोरी तकाबा का सब्र का बांध टूटने लगा, तब उसने फिर बरसों बाद एक लगातार कोशिश तो कर ही रहा था। अब उसने पंफलेट बांटने शुरू कर दिए उस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द और इस नागोया शहर के तमाम जगहों पर, मीडिया हाउसेस के बाहर, न्यूज़ चैनल के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर, कि अगर किसी को उसकी बीवी के कातिल के बारे में ज़रा सी भी जानकारी हो तो मदद करे। यहाँ तक कि उसकी इस कोशिश को देखकर नागोया पुलिस का भी दिल पसीजा। खुद नागोया पुलिस ने रिवॉर्ड घोषित कर दिया कि अगर नामिको तकाबा के कातिल का कोई सुराग देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। इस पैम्फलेट बांटने के चक्कर में कई बार वो मीडिया के पास गया सातोरू कि हमारी बीवी के केस को अब फिर से जिंदा करें, बीच बीच में बताते रहें, क्या पता कोई सबूत मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए, कोई चश्मदीद मिल जाए। मीडिया पर भी खबरें आने लगी, अखबारों में भी चलती, सब चलती, लेकिन कातिल नहीं मिलता। करते करते 26 साल बीत गए। 1999 13 नवंबर को यह कत्ल हुआ और अब 2025 आ गया। 2025 आ गया। अब जापान पुलिस ने इस केस को बंद भी नहीं किया, लेकिन कोल्ड केस की कैटेगरी में डालकर छोड़ दिया। एक होता केस क्लोज करना कि कोई सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो हमेशा के लिए बंद। एक होता कोल्ड केस कि ठीक है यार, हमने इस पर बहुत काम किया पर अभी इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, अगर कभी कोई सबूत या सुराग मिला तो इसको दोबारा खोल लेंगे। तो इसको कोल्ड केस की कैटेगरी में डालकर अब नागोया पुलिस भी इसे धीरे धीरे भूल रही है। लेकिन साल में कुछ महीने ऐसे आते जब फिर सातोरू तकाबा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता, मीडिया के पास पहुंच जाता, पंफलेट बांटने लगता। तो उसकी इस कोशिश का नतीजा था कि 26 सालों में नागोया पुलिस इस केस को सुलझा तो नहीं सकी। 1 लाख पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। लेकिन नामिको के पति ने इस केस को मरने नहीं दिया, अपनी कोशिशों से जिंदा रखा। उसका 2 साल का बेटा अब 24 साल का हो गया था। जब बेटा बड़ा हो रहा था, या बेटा जब 2 साल का था, तब भी उससे पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वो मासूम छोटा सा 2 साल उम्र क्या बताता। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि कत्ल क्या चीज़ है, कातिल किसे कहते हैं। चश्मदीद होने के बावजूद वो कुछ बता नहीं पाया। अब वो बेटा 24 साल का हो गया, 2025 की तारीख आ गई, 26 साल हो गए उसकी माँ के कत्ल को, कातिल का पता नहीं। तभी एक करिश्मा होता है। 2025 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2025 एक लेडी, एक महिला नागोया के पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां जाने के बाद पुलिस से कहती है कि उसका नाम कुमिको यासु फुफू है। कुमिको यासु फुफू की उम्र थी करीब 69 ईयर, 69 साल। वो कहती है कि मुझे इस हाउस स्टेशन या पुलिस स्टेशन के सीनियर अफसर से बात करनी है। सीनियर अफसर मिलता है, बिठाता है, उसके सामने बैठती है और अपना परिचय देती है। कहती है मेरा नाम कुमिको यासु है और मैं सरेंडर करने आई। पुलिस वाला पूछता है कि आपने क्या किया। तो उसने कहा कि मैं कातिल हूं, मैंने 26 साल पहले एक कत्ल किया और जिसका कत्ल किया उसका नाम है नामिको तकाबा। ये सुनते ही पुलिस वाला हैरान। एक केस जिस पर 1 लाख पुलिस वालों को लगाया गया, 5000 से ज़्यादा सस्पेक्ट, पुलिस उसे सुलझा नहीं पाई। और अचानक 26 साल के बाद एक 69 साल की महिला पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस के सामने इकरार जुर्म कर रही है और कह रही है कि असल में नामिको को मैं नहीं मारा था। अब जापान में एक कानून है कि अगर कातिल, वैसे तो ये हमारे यहाँ भी है बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में, कि कातिल सिर्फ इकरार जुर्म कर ले तो उससे अदालत में सज़ा नहीं मिलती।
आपको उस क्राइम के एविडेंस देने पड़ेंगे। अब यहाँ एक कातिल इकरार जुर्म कर रही है, 69 साल की महिला, पुलिस वाले बैठे हैं और वो केस जो जापान में सुर्खियों में रहा, खुश भी हैं और साथ में अब पुलिस वाले ये परेशान भी कि सिर्फ इसके बयान पर इसको अरेस्ट कर भी ले तो कोर्ट में सज़ा कैसे मिलेगी, और अगर ये कहीं झूठ बोल रही है या किसी और वजह से यहाँ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है तो 26 साल में तो केस सुलझाया नहीं, ऊपर से फिर ना गोया पुलिस की और भी भत पिट जाएगी, बेइज्जती होगी। तो इसलिए पुलिस ने कहा कि नहीं, पहले कंफर्म करते हैं कि इसका बयान कितना सच्चा है। फौरन पुलिस को याद आया। अब पुलिस को याद आया कि जो 5000 सस्पेक्ट थे उस वक्त जो लोगों से पूछताछ की गई थी उनकी लिस्ट थी। जब उस लिस्ट को खंगाला गया 26 साल पुराने, तो पुलिस ने देखा हाँ, कुमुको या सुफुफू का नाम उसमें है और इससे पूछताछ हुई थी। तो पुलिस को लगा कि चलो इससे पूछताछ हुई है तो उस वक्त इसका डीएनए सैंपल भी लिया गया हो। जब सैंपल की लिस्ट निकाली गई तो पता चला कि नहीं, पूछताछ तो हुई थी लेकिन इसका डीएनए सैंपल नहीं लिया गया था। अब पुलिस वालों की लापरवाही थी और उस वक्त डीएनए को लेकर इतनी सोच बड़ी नहीं थी। तो अब क्या करें, अब कैसे साबित करें कि ये कातिल है? क्राइम सीन पर इसकी मौजूदगी तो दिखाना है। तभी उस पुलिस अफसर को याद आया, क्योंकि ये वो कहानी थी जो इतनी बार मीडिया में छपी, इतने लोगों को पता थी कि एक शख्स अपनी बीवी के कातिल को ढूंढने के लिए क्राइम सीन को सहेज कर रखे हुआ है पिछले 25-26 सालों से, सिर्फ इस उम्मीद पर कि अगर कभी कोई कातिल पकड़े और पुलिस के पास सबूत कम हो तो उस क्राइम सीन से वो सबूत को हासिल कर उसे सज़ा दिलाई जा सके। जैसे ही पुलिस को याद आया कि अभी भी सातोरू तकाबा ने उस फ्लैट को बंद रखा है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, फौरन सातोरू को कांटेक्ट किया गया। पूछा गया कि आपने वो क्राइम सीन को अब तक सहेज कर रखा है? उसने कहा जी सर। पुलिस का पहला ये फ़ोन था सातोरू के पास। जब सातोरू से पूछा गया था कि क्या आपने क्राइम सीन को सहेज कर रखा गया है, सातोरू को पहली बार लगा कि शायद अब तक पिछले 25-26 सालों से वो जो कर रहा है वो गलत नहीं है और न वो बेकार जाएगा। तब पुलिस वाले ने कहा कि ये कातिल है जो खुद आई है चलकर और वो इकरार जुर्म कर रही है, लेकिन उसके बयान के अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो अगर उस क्राइम सीन से हम कुछ सबूत मिले तो फिर केस आगे बढ़ेगा। सातोरू को बुलाया गया, चाबी लेकर वो फ्लैट पर पहुंचा। पुलिस की टीम उस महिला को लेकर गई, दरवाज़ा खोला गया, क्राइम सीन पर कुछ चीज़ें देखी गई। इत्तेफाक से वो सारे खून के थक्के और वो जमे हुए अब भी नहीं थे, क्योंकि न उसे धुला गया था, न साफ़ किया गया था, न सफाई की गई थी। कुछ वहाँ से फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने नमूने उठाए, उनमें एक बी ग्रुप का ब्लड था, वो भी उठाया गया। इसके अलावा जो जूते के निशान थे वो तब भी वैसे ही थे, फॉरेंसिक वालों ने वो भी उठाया। जो पहले उठाया गया था वो जो इनके एविडेंस थे वो ख़राब हो गए थे, जो ब्लड उठाया था वो ख़राब हो चुके थे, जो पुलिस वालों के थे। लेकिन एक बंद पड़े फ्लैट में वो अब भी इस लायक था कि इस टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो आज फॉरेंसिक है, जो डीएनए है, वो उसके काम की चीज़ थी। वो सारी चीज़ें उठाई गई, लैब में भेजी गई, लैब की रिपोर्ट आई। सातोरू तकाबा के कमरे से मिले खून के निशान और बाकी चीज़ें इस 69 साल की लेडी के ब्लड और बाकी चीज़ों से मैच कर गई, उसके डीएनए से मैच कर गई। उसकी प्रेजेंस यानी मौजूदगी क्राइम सीन पर थी। 13 नवंबर 1999 को यह साबित हो गया। जब यह साबित हुआ तो ऑफिशियली पुलिस ने कुमिको यासुफुफु को अरेस्ट कर लिया। 26 साल के बाद सिर्फ एक पति की इस कोशिश की वजह से कि क्राइम सीन को उसको सहेज कर रखना है ताकि कातिल मिले, और पुलिस की लापरवाही से अगर सबूत, एविडेंस ख़राब हो गए हैं, गुम हो जाए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे मालखाने से गायब हो जाते हैं पुलिस के, तो कम से कम वो इस क्राइम सीन से मदद ले सके। वही हुआ। अब यासुफुफु को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल एक अपनी जगह था कि एक महिला ने एक दूसरी महिला को कत्ल क्यों किया। अब तक सातोरू तकाबा उस महिला को पहचान नहीं पाया था। इसके बाद जब वो बैठा और उसके मन में था कि आखिर तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा, क्या दुश्मनी थी,
तब जो कुमिको यूसुफुफु है उसने कहानी सुनाई। उसने कहा शायद बढ़ती उम्र के वजह से मेरे चेहरे, मेरे बाकी चीज़ें बदल गई, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हम प्राइमरी स्कूल में साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में, और जब 6 क्लास में थे तब वैलेंटाइंस डे के दिन मैंने तुम्हें एक कार्ड गिफ्ट किया था और चॉकलेट दिया था। असल में मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मेरे क्रश थे, लेकिन तुमने मेरे इस वैलेंटाइंस के गिफ्ट और जो मेरे लिए तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार था उसे ठुकरा दिया। तुमने कहा था कि मैं जो तुम सोचती मैं वैसा नहीं सोचता हूँ। ये बात मेरे दिल में बैठ गई। फिर भी मैं कोशिश करती तुम्हारे इर्द गिर्द रहने की। धीरे धीरे वक्त बीता, तुम अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में, लेकिन मैं तुम्हें भूली नहीं। फिर मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली। जब पता चला कि शादी करने के बाद तुम इसी नागोया के एक अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में किराए पर रह रहे हो, तो मैं भी उसी अपार्टमेंट के करीब एक दूसरे अपार्टमेंट में किराए पर घर लिया। और अब वहाँ रहकर मैं हमेशा तुम्हें देखती, आते जाते, तुम्हारी फैमिली को देखती, और मुझे जलन होती कि जो शख्स मेरा होने वाला था वो किसी और का है। फिर तुम्हारा बच्चा हुआ, तुम्हारी खुशियाँ मुझसे देखी नहीं जाती, और मुझे लगता कि शायद हमारे और तुम्हारे बीच की दीवार तुम्हारी बीवी है, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश में थी कि क्या करूं कि तुमको वापस पाऊं। और इसी वजह से 13 नवंबर 1999 को जब तुम दफ्तर में थे, चूँकि मैं हर दिन तुम पे नज़र रखती थी, तो मैं बड़ी खामोशी से तुम्हारे घर गई, तुम्हारी बीवी को पूरी कहानी सुनाई। फिर हमारी लड़ाई हुई, फिर मुझे उसे रास्ते से हटाना था, मैंने उसे मार दी। मारने के बाद मैं वहाँ से निकल गई। मुझे पता था मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर जब पुलिस जांच कर रही थी तब मुझे हमेशा एक डर रहता था कि कहीं मैं अरेस्ट ना हो जाऊं, और उस गिरफ्तारी से ज़्यादा डर इस बात का था कि कहीं सच्चाई पता चलेगी तो तुम वैसे ही जो मुझे पहले ठुकरा चुके हो स्कूल में, तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। इस वजह से मैं खामोश रही। लेकिन हर साल जब भी 13 नवंबर की तारीख आती मैं और डर जाती, क्योंकि यही वो दिन था जब मैंने कत्ल किया था। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, 25-26 साल बीत गए। मुझे लगा अब क्या, अब ये केस कभी सुलझेगा नहीं। बट मुझे ये भी पता था तुम्हारी कहानी मीडिया के ज़रिए कि तुमने एक फ्लैट अलग से किराए पर लिया, वहाँ अपने बेटे के साथ रहते हो। ये भी पता चला कि इन 25 सालों में तुमने दूसरी शादी नहीं की, यानी तुम अपनी बीवी से प्यार करते थे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे अंदर एक गिल्ट बन गई। मुझे अफसोस होने लगा, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। फिर ये भी पता था कि तुमने उस फ्लैट को छोड़ा नहीं, उसे अब तक किराए पर रखा। मीडिया में ये भी पढ़ा कि शायद अब तक तुम US डॉलर में कहें तो अराउंड $1,45,000 और जापानी करेंसी में कहें तो 22 मिलियन येन इन 25 सालों में उस किराए के तौर पर भर चुके हो। तो जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चली और हर 13 नवंबर मुझे एक डर रहता, तब मैं 69 की हो गई, तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। इसीलिए एक रोज़ इस डर को दूर करने और पश्चाताप करने के लिए मैं खुद ही थाने चली गई और अपने आप को सरेंडर किया। इस वक्त कुमिको यासुफुफु जेल में है और सातोरू तकाबा को इस बात का अफसोस है कि जिस फ्लैट को उसने 25-26 सालों तक किराए पर रखा सिर्फ अपनी बीवी के कातिल को पकड़ने के लिए, पकड़वाने के लिए, वो कातिल खुद उसकी अपनी दोस्त निकलेगी, वो खुद हैरान है। अब ये केस सुलझ गया। जब केस सुलझा, शुरुआत की कुछ नवंबर 2025, 26 साल के बाद 1999 में ये कत्ल हुआ था और 2025 सातोरू तकाबा ने आखिरकार उस फ्लैट को खाली कर दिया, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसकी बीवी की कातिल बेनकाब हो चुकी थी, उसे और उसके बेटे को इंसाफ मिल चुका था। ये कहानी नसीहत देती है कि क्राइम सीन की क्या अहमियत होती है। वो 25-26 साल बाद भी कोई ना कोई ऐसा सुराग अपने अंदर से बाहर ला सकती है जिससे केस को सुलझाया जा सकता है।
इसीलिए शुरू में कहा था कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर ने कहा था, जिनकी बहुत सारी किताबें पब्लिश हुई हैं, कि अगर क्राइम सीन में सिर्फ एक अच्छा पुलिस वाला दीवार, छत और फर्श को गहरी नज़रों से देख ले, वहाँ की हर चीज़ को परख ले, तो फिर किसी भी क्राइम को सुलझाना मुश्किल नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे यानी कोई कल के बाद रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और कल वैसे रात 11 बजे आज तक पर क्राइम कहानियाँ विश्रम्स अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिए। और हाँ, एक आखिरी चीज़ ना बोलूँ तो फिर वो बदतमीज़ी भी होगी। दिल से शुक्रिया पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर का। कल मैं बहुत इमोशनल हो गया, बल्कि आज सुबह मैंने देखा आप जितने लोगों ने, बहुत सारे ने मेल किया, बहुत सारे ने कमेंट्स उसी स्टोरी में, मुझे किसी और से पता चला, फिर मैंने पढ़ा, मतलब इतना सारा प्यार चीनी को देने के लिए, बिटिया को देने के लिए, दुआएं देने के लिए बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप किया, मेल किया, और फिर कहानी में जो आपके कमेंट्स हैं, मतलब इमोशनल कर दिया आप लोगों ने। बस यही दुआ और आशीर्वाद चाहिए थे जो आपने भर भर कर दिया। तो थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। और इसीलिए मैं शुरू से कहता हूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूँ, दिल से मानता हूँ कि पूरी जो क्राइम तक फैमिली है ना, ये सच में मेरी फैमिली है। तो इस पार के लिए, इस पूरे आपकी मोहब्बत और प्यार के लिए शुक्रिया। मिलेंगे मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।